रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों, उनकी प्रसुप्तता, उनके उपयोग और उनसे न होने उनकी अनुपस्थिति में होने वाली घातक हानियों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे, उनके क्या उपयोग हैं, वो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, वायुमंडल की रचना, जी हाँ दोस्तों, वही है वायुमंडल की रचना। वायुमंडल को भिन्न भागों में बांटा गया है, वही है वायुमंडल के भाग। उसे किन किन भागों में बांटा गया है? सबसे पहला दोस्तों क्षोभ मंडल। इसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह मंडलों में बांटा गया। तो देखिए क्षोभ मंडल, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं कि यह वायुमंडल की सबसे पहली परत है। नीचे गिनती की जाती है धरातल से, तो या तो आप कह सकते हैं वायुमंडल की सबसे यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, या फिर वायुमंडल की सबसे पहली परत है। अब देखिए इसकी ऊंचाई, जी दोस्तों, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। आप कह सकते हैं इससे कि ध्रुवों पर यह पतली है, अपेक्षाकृत, लेकिन विषुवत रेखा पर यह अपेक्षाकृत क्या है, मोटी है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि क्षोभ मंडल में, वही दोस्तों क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट है। ये दोस्तों क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट होती है नीचे से ऊपर जाने पर। और गिरावट की दर कैसी होती है? उस गिरावट की दर तो प्रति 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में जो तापमान की क्या होती है दोस्तों, तापमान की गिरावट होती है, कितनी होती है? तो 1 किलोमीटर ऊंचा जाने पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अभी अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा, 4.6 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, सॉरी 4.6, 10 है तो 4.6 क्यों, 3.6, समझ रहे हैं, 3.6। सभी जो भी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं, जी हाँ दोस्तों, जो भी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल, आंधी, बादल का बनना, आंधी का आना, वर्षा का होना, आदि सब इसी मंडल में होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक ही, जो इस मंडल की सीमा तक ही सीमित रहती हैं। जो संवहन धाराएं होती हैं वो इसी मंडल तक ही सीमित रहती हैं। इस मंडल की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक ही संवहन धाराएं सीमित रहती हैं, इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे अधोमंडल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो क्षोभ मंडल है इसे संवहन मंडल भी कहते हैं और इसे अधोमंडल भी कहते हैं। अब देखिए थोड़ी देखे लेते हैं कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं डायग्राम से। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले नीचे सतह से देखिए, सबसे शुरू में कौन सी? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं समताप मंडल में। तो देखिए यह 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो समताप मंडल है तो ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? 18 से, यानी 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाए जाते हैं। अब देखिए इस मंडल में ताप समान रहता है। जी दोस्तों, ये समताप मंडल, इसीलिए इसे समताप कहते हैं, समान ताप। इस मंडल में ताप क्या होता है? समान होता है। उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है समताप। मंडल में ताप समान। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि समताप मंडल की मोटाई। जी हाँ दोस्तों, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, क्षोभ मंडल के विपरीत। क्षोभ मंडल में जो मोटाई होती है वो ध्रुवों पर पतली होती है, विषुवत पर अधिकतम होती है, लेकिन यहाँ समताप में उसके जस्ट विपरीत होता है। ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है वो सबसे अधिक होती है और विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कभी कभी तो दोस्तों इतनी कम हो जाती है कि इसकी जो मोटाई है विषुवत रेखा पर क्या हो जाती है? समताप मंडल एकदम लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है, नष्ट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मौसमी घटनाएं, इसमें कौन कौन सी मौसमी घटनाएं? इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों के गर्जन, बिजली कड़क, धूल कण आदि नहीं होती। ये सब किस में होती है दोस्तों?
क्षोभ मंडल में होती हैं। तो समताप मंडल में ये सब नहीं होती, ना आंधी होती, ना बादलों की गरज होती, ना बिजली की कड़क होती, ना धूलकण होती। इस तरह की कोई भी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें ना ही धूलकण होते हैं, ना ही बिजली की कोई कड़क होती, ना ही बादलों की कोई गर्जन होती, ना ही कोई आंधी आती है कि जिससे जहाज़ उड़ाने में कोई दिक्कत जाए। इसीलिए जो वायुयान होते हैं इसी ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाने की वायुयान उड़ाने की जो एक आदर्श स्थिति होती है वह किस मंडल में होती है, तो आपको क्या बताना है? समताप मंडल। समताप मंडल में आपको टिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए इस मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, इस मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलाभ मेघ कहते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि समताप मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मुलाभ मेघ कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आते हम जो हमारा नेक्स्ट मंडल है, कौन सा? ओजोन मंडल, जो कि हमारा तीसरा मंडल है। ओजोन नाम ही इसलिए रखा गया है ओजोन, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? धरातल से 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच, 32 से 60 के बीच कि मंडल को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि ओजोन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितने से कितने के बीच होती है, तो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच होती है ओजोन मंडल की ऊंचाई। अब देखिए, इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। जी दोस्तों, इसलिए इसका नाम ओजोन मंडल रखा गया है। इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सुरक्षा कवच का कार्य करती है। जी दोस्तों, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो ओजोन गैस होती है वह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो घातक किरणें होती हैं, जो कि हमारी सतह पर पहुंचकर कैंसर, त्वचा रोग जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, उस जो पराबैंगनी घातक किरणें होती उनको ये जो ओजोन मंडल है, जो ओजोन गैस है, उसके कुछ अंश को, कुछ भाग को सोख लेती है और हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, हमें सुरक्षित रखती है उस घातक किरणों से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच, या सुरक्षा कवच का यह कार्य करती है ओजोन गैस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओजोन परत नष्ट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ओजोन परत नष्ट हो रही है। इसके नष्ट होने के मतलब नष्ट होने का कारण क्या है? नष्ट होने वाली किस गैस से नष्ट हो रही है दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, जो CFC है, जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे नष्ट हो रही है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों आती कहाँ से है? देखिए, तो जो मैं बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ये जो रेफ्रिजरेटर होती हैं, फ्रिज होती हैं, वही रेफ्रिजरेटर और जो AC होते हैं, इन सब से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इन सब से क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कि ओजोन परत पर, जो कि ऊपर जाती है और ओजोन परत का इससे क्षरण हो जाता है, ओजोन परत की धीरे धीरे नष्ट करती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि ओजोन परत में क्षरण CFC, वही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन उपस्थित होती है, जो सक्रिय क्लोरीन उपस्थित होती है, उसके कारण ओजोन परत का नष्ट हो जाता है। और ओजोन जो CFC है वो कहाँ से आती है दोस्तों? तो जो फ्रिज, कूलर, जो AC, इन सब का यूज करते हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ठीक है, जो कि ओजोन परत का नष्ट कर रही है। ओजोन परत की मोटाई नापने में, जी दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किससे नापी जाती है, किस इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, तो डाप्सन इकाई का। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जी दोस्तों, समताप मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता था, क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आती थी और ओजोन मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। कितनी होती है? तो प्रति 1 किलोमीटर, मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगर अभी 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आप ऊपर इसकी सतह में 1 किलोमीटर ऊंचा पहुंच गए तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस मंडल में, किस मंडल में? ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इसमें तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखिए, अब आते हम जो हमारा नेक्स्ट मंडल है, कौन सा? आयन मंडल। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या पॉइंट है। तो देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है कि इसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर के बीच है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है, जो आयन मंडल पाया जाता है, तो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक के बीच में यह मंडल पाया जाता है। कौन? आयन मंडल। अब देखिए, यह भाग कम वायुदाब तथा परावैंगनिक किरणों द्वारा
आयनीकृत होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यह भाग कैसा होता है, जो आयन मंडल है इसलिए उसका नाम आयन मंडल रखा गया है। आयनीकृत होता है, यह भाग कैसा होता है, आयनीकृत, इसलिए इसका नाम आयन मंडल रखा गया है। ठीक है, यह भाग क्या होता है दोस्तों, कम वायुदाब तथा परावैंगनिक किरणोदाब। याद रखिएगा अगर पूछे कि आयनीकृत किसके द्वारा होता है, तो कम वायुदाब और परावैंगनिक किरणों के कारण यह जो आयन मंडल है यह क्या होता है, आयनीकृत होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर, इस मंडल में जो सबसे नीचे स्थित है डी लेयर, जो डाउन लेयर है जो सबसे नीचे स्थित है डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव, जो लंबी रेडियो तरंगें होती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट लेयर वेव्स, जो सूक्ष्म रेडियो तरंगें हैं वो परावर्तित होती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि इस मंडल में डी लेयर से कौन सी तरंगें परावर्तित होती हैं, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स। और अगर पूछे कि E1 E2 और F1 F2 परतों से कौन सी लेयर, कौन सी तरंग, कौन सी वेव्स, कौन सी तरंग परिवर्तित होती है, तो शॉर्ट लेयर वेव्स। ठीक है, अब देखिए इसके कारण पृथ्वी पर, जी दोस्तों इसके कारण होता क्या है, तो इसके कारण पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। किनके कारण, ये जो इस मंडल में जो ये जो लॉन्ग रेडियो वेव्स और शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं, जो परावर्तित होते हैं डी लेयर से, जो लॉन्ग रेडियो वेव्स और E1 E2 F1 और F2 से शॉर्ट लेयर वेव्स जो परावर्तित होती हैं, इसके कारण कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों इसके कारण पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि पूछे कि जो संचार मंडल है वो किस में अवस्थित है, तो आयन मंडल में, या फिर आयन मंडल में संचार उपग्रह क्या है, तो अवस्थित है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आयन मंडल में कौन अवस्थित है, तो संचार उपग्रह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है, तो आयन मंडल में। आयन मंडल में क्या अवस्थित है, तो संचार उपग्रह। संचार उपग्रह आयन मंडल में संचार उपग्रह क्या है, क्या होते हैं, तो अवस्थित होती हैं। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम वायुमंडल में, जो कि अंतिम मंडल होता है, या आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी मंडल होता है। 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। जी दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है, 640 किलोमीटर के ऊपर जितना भी पूरा मंडल है इसलिए उसका वायुमंडल लिख देते हैं। इसके आगे अब कोई मंडल गणना के अनुसार नहीं है। तो 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई, ऊपरी सीमा निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो मोटाई है वही हमने कहा, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए इसके बाद कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता। जी हाँ दोस्त, अगर पूछे कि वायुमंडल में किस किस गैस की प्रधानता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस की होने वाली घटना है। जी हाँ दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैं भी समझाता हूँ कि ये है क्या। इस मंडल की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या है, तो इस मंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये जो घटना होती है दोनों, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये जो घटना होती है इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इनके बारे में थोड़ी जानते हैं। देखिए ऑरोरा का जो शब्द है, ऑरोरा जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रातःकाल। ऑरोरा मतलब प्रातःकाल, जबकि बोरियोलिस और ऑस्ट्रालिस का मतलब क्या होता है, बोरियोलिस का मतलब होता है उत्तरी, उत्तर, और ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस है, तो ऑरोरा मतलब होता है प्रातःकाल, बोरियोलिस मतलब होता है उत्तरी, और ऑस्ट्रालिस मतलब होता है दक्षिणी। मतलब क्या हुआ, इसी कारण जो बोरियोलिस है, तो बोरियोलिस जो ऑरोरा बोरियोलिस है उसको उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, और जो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस है उसको दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप अच्छे से। जो मंडल होता है, जो वायुमंडल है, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑरोरा का मतलब होता है प्रातःकाल, और बोरियोलिस का मतलब होता है उत्तरी, और ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है दक्षिणी। मतलब अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो ऑरोरा बोरियोलिस का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, और जो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस है उसका मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचते हैं। क्या है कि ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश, ऑरोरा जो ध्रुवीय है प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश होता है वह आकाश में किस तरह दिखाई देते हैं, तो आकाश में दोस्तों विचित्र बहुरंगी
आतिशबाजी, जो आतिशबाजी होती है, जैसे पटाखे होते हैं तो बहुत रंग के दिखाई देते हैं, हरे, नीले, पीले, जिस रंग के दिखाई देते हैं उसी तरह की ये भी दिखाई देते हैं, विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। कौन? जो अरोरा ध्रुवी होती हैं। जो अरोरा ध्रुवी होती हैं वह आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देती हैं। कैसे दिखती हैं दोस्तों? लटके हुए दिखती हैं। अब देखिए इनको थोड़ी देख लेते हैं, उसके पहले थोड़ी पॉइंट देखते हैं क्या है। यह प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कब होते हैं? प्रायः, हमेशा आधी रात के समय। आधी रात मतलब समथिंग 12 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे, इस इतने समय के समथिंग ये दिखती हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत ये वही दिखती हैं, दिखाई देती हैं। अब थोड़ी इन्हें देख ही लेते हैं और ध्रुवी देखने में कैसे दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहला डायग्राम है और ये जो दूसरा डायग्राम है, दोनों ही और ध्रुवी के हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, बहुरंगी, विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिख रहे हैं और लटके हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि लटके हुए हैं आसमान से। दोनों ही बहुत ही, ये जो दोस्तों जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है, आपको देखकर भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो और जो ध्रुवी है, जो आतिशबाजी की तरह दिखती हैं, आपने देख लिया। इनके बारे में आप और अच्छे से भी देख सकती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।